Hello students, now we have finished with the chapter tissues. ठीक है, टिश्यूज चैप्टर जो है वो एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर जैसा मैंने आपको बोला है बुक में से आपको पढ़ के और जो पॉइंट्स में देती हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने बुक रीड किया है तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, बीच बीच में कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे जो हमने कवर नहीं किए है ना। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं उनमें से जैसे 2 पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज पार्ट पे आएंगे। तो अभी चैप्टर फिनिश होने से पहले आप जो है वो चैप्टर रीड करोगे है ना, वीडियो साथ में देख के चैप्टर पूरा कंप्लीट करके रीड करोगे। जहाँ पर आपको लगता है कि ये पार्ट हमारा छूट गया है या ये डाउट है वो हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, दैट इज स्टोमेटा। 1 स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है। जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे तो वहाँ पर हमने 3 टाइप ऑफ टिश्यू पढ़े थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, है ना। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू सेल्स होती है वो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है, ये हमने बात की थी। एपिडर्मिस मीन्स द अपर लेयर ऑफ द प्लांट। वो अपर लेयर स्टेम की भी हो सकती है, रूट की भी हो सकती है और लीव्स में भी हो सकती है। तो वही एपिडर्मिस यानी अपर लेयर ऑफ लीफ में पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, है ना। तो स्ट्रक्चर जो है वो उसकी ये 2 किडनी शेप सेल्स होती हैं। ये किडनी शेप सेल बनाइए, ठीक है, ये लाइक दिस, है ना। तो ये होता है स्टोमेटा, द pores like structure present on upper surface of the leaf, that is on epidermis of the leaf, है ना, which is in the structure of stomata there are 2 guard cells, ठीक है, GUARD, guard cells, है ना। obviously as the name suggests is guards। अब ये जो यहाँ पर ये जो होती है पोर, है ना, 2 गार्ड सेल इस तरह से एडजस्ट होती है कि बीच में एक पोर बनता है। अब जब भी ये जो स्टोमेटा है ये एक्चुअली में हमारे स्किन के पोर्स की तरह होते हैं और बंद और खुलते हैं, है ना। तो मेन जो इनका फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज और वाटर का लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन। अगर आपको पता हो तो डेजर्ट प्लांट में हमने पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए जो लीव्स होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इन स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट बॉडी है उससे बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर इसका जो रोल है वो 2 है, 2 इंपॉर्टेंस होगी, गैसियस एक्सचेंज, गैस अंदर बाहर आ सकती है, और दूसरा है लॉस ऑफ वाटर थ्रू रेस्पिरेशन, है ना, फ्रॉम द लीव्स। अब यहाँ पर देखो जी जो गार्ड सेल्स होती है इनमें भी वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर या बाहर आता है। तो जब ये गार्ड सेल्स जो होती है वो ये जो पोर है ये अभी खुला है और अगर ये जब बंद होता है तो वो इस तरह का हो जाता है, यानी गार्ड सेल जो होती है वो उसको बंद कर देती है। तो ये पोर हो गया बंद, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर एपिडर्मिस में, सिंपल पैरेन्काइमा में आपकी बुक में दिया हुआ है स्ट्रक्चर्स जहाँ पर दिए हुए हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट होता है, फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसमें सभी में एक साथ दिया हुआ है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, हमने तीनों को अलग अलग पढ़ा है। वहीं पर स्टोमेटा दिया हुआ है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, these pores are called stomata. Stomata are enclosed by 2 kidney shaped cells called guard cell. They are necessary for exchanging gas, means first जो function हुआ उनका gaseous exchange with atmosphere and transpiration, that is loss of water from in the form of water vapor and also take place through stomata, ठीक है। तो ये हो गया स्टोमेटा के बारे में। इसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया जो गार्ड सेल्स होते हैं वो जो पोर है वो ओपन या क्लोज होते हैं। जब कुछ भी नहीं होता, गैस एक्सचेंज बंद होता है तो ये इस तरह की क्लोज, है ना, ये क्लोज होता है और ये ओपन होता है। तो गार्ड सेल की वजह से ये ओपन या क्लोज होते हैं, इसलिए इनको गार्ड सेल कहते हैं। कितनी होती है? 2।
है ना। तो कई बार नेम पूछा हुआ एग्जाम में, और कितनी होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है वो पूछा हुआ, तो स्टोमेटा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टोमेटा। नेक्स्ट है एक और वर्ड है जो बुक में दिया हुआ है, दैट इज कॉर्क। ठीक है, कॉर्क क्या होता है ना, जब प्लांट जो है वो ओल्डर हो जाता है, कि उसकी एज हो जाती है, तो जो प्लांट की एपिडर्मिस है ना, वो धीरे धीरे डेड होकर, प्लांट की जो लेयर है, आउटर जो लेयर है, वो डेड होकर धीरे धीरे डेड, मतलब उसकी जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे डेड होने लग जाती है। मीन्स हमने ये पढ़ा है स्क्लेरन का इमामा कि लिग्निन के जो डिपोजिशंस है, सेल्स धीरे धीरे डेड हो जाती हैं, और वो जो पार्ट है वो डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्क भी यही टाइप की सेल्स है। मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये कॉर्क जो वर्ड रिलेटेड है वो ओल्ड एज प्लांट से रिलेटेड है, जिसमें एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो डेड होकर प्लांट का आउटर पोर्शन यानी बार्क वाला जो रीजन है वो बनाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में इनका जब ये डेड हो गई तो इनका फंक्शन सिर्फ प्रोटेक्टिव फंक्शन ही रह जाता है। ये भी दिया हुआ है जहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्टार्ट होता है, उससे पहले एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब जो एपिडर्मिस है, बाहर की तरफ है, उसमें बाहर की तरफ जो है वो मैं आपको बताया था जाइलम भी होता है ना। तो देखो दो टाइप की ग्रोथ, जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो अभी हमको इतना डिटेल नहीं कहना, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है सेकेंडरी, है ना, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये क्या होता है, प्लांट की एक सर्टेन एज तक, जब तक उसमें बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है ना, और ग्रो कर रहा है प्लांट, उसके बाद जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एक डेफिनेट एज के बाद, है ना, ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है, एक डेफिनेट एज के बाद जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो वहां पर जो भी ऑर्गन्स, जो भी टिश्यूज बनते हैं उनको सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। जैसे प्राइमरी टिश्यू यानी प्राइमरी मेरिस्टेम, तो क्या होगा, जो रूट टिप और शूट टिप्स को ग्रो करके एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाएगा कि इतना बड़ा हो गया ट्री, रूट्स भी यहाँ तक हो गई। ठीक है, तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो अब वो जो टिश्यू है वहां पर टिप पे जो प्रेजेंट है उसका क्या होगा, वो डेड थोड़ी हो जाएगा। अब वहां पर जो ग्रोथ होगी या प्रोटेक्शन के लिए होगी या स्टोरेज के लिए होगी, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो कॉर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जहां पर प्लांट की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डेड सेल में कन्वर्ट होके कॉर्क में चेंज हो जाती है। तो देखो, एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर अंडरगोज सर्टेन चेंजेस, अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना, located in the cortex forms layers of cell which constitute cortex। अब cortex का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो cortex वर्ड है वो इंटरनल टिश्यू के सेल से रिलेटेड है ना। तो और कॉर्क है क्या, ये बाद में आएगा कि कॉर्क कैसे बनता है। एक्सटर्नल एपिडर्मिस यानी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है। फिर आता है सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। दे आल्सो हैव सब्सटेंसेस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स, मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। इम्परवियस मतलब बंद हो गया है ना, मीन्स नाउ गैसेस एंड वाटर कैन नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जैसे, और उसमें डिपोजिशन किसका, सुबेरिन का। जैसे स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का होता है, और जो सेल होती है कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो जाता है ना। तो वहां पर भी ये जो गैसेस एक्सचेंज है, वाटर एक्सचेंज है, खत्म हो जाता है, तो वहां पर भी जो सेल है इम्परवियस हो जाती है। तो वैसा ही कॉर्क में होता है, लेकिन कॉर्क जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट है ना। तो आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम एज द प्लांट ग्रो इन ओल्डर एजेस या इन ओल्डर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, secondary meristem cells convert into cork cells which are compactly arranged, deposited by suberin and becomes impervious to water and gases। ठीक है, तो ये कॉर्क का एग्जाम्पल हो गया, और उसका जो फंक्शन हो गया वो होता है प्रोटेक्शन, है ना, क्योंकि एपिडर्मिस ही है जो बाहर की साइड प्रेजेंट थी, है ना,
और अब जो है वो क्या बन जाएंगी, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो पॉइंट्स थे हमारे, हमने नहीं किए थे। और भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको हो सकता है बीच बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जो आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो व्हाट वी हैव लर्न एक बार देख लेने का है। अब हम एक्सरसाइज पार्ट पे आते हैं। एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस आपको करने हैं। लिखते हो आप तो बहुत अच्छा है, कोई और बुक सॉल्व करते हो तो भी अच्छा है। इसका बायोलॉजी का फाउंडेशन पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम सेल और टिश्यू दोनों कंबाइन करके ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज देखो। बैक एक्सरसाइज में जितना मैंने करवाया है वो सारा तो है ही, लेकिन अगर बैक में कोई इंपॉर्टेंट टाइप के, अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वो हम डिस्कस भी हो जाते हैं और रिवाइज भी पूरा चैप्टर हो जाता है। डिफाइन द टर्म टिश्यू, इट्स फाइन, डिफाइन आप कर सकते हो। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, या सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। Now how many types of element together make up of xylem tissue? xylem क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो कौन कौन से एलिमेंट जाइलम में प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो हमने बताया था जाइलम में सबसे पहले क्या है, जाइलम, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, पार्ट होती है सेल्स, वेसल्स, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, फिर जाइलम फाइबर्स। ठीक है, और ये तीनों चीजें जाइलम में प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम में एक और ज्यादा होता है, कंपेनियन सेल, है ना। फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होते हैं, जाइलम में 3 कंपोनेंट होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेसल्स, वहां पर फ्लोएम में होते हैं सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और कंपेनियन सेल जो सीव ट्यूब को सपोर्ट के लिए साइड में 3 प्रेजेंट होती है। डायग्राम आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो सिर्फ कंपोनेंट बताने थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो 3 नेम लिखना और नेम लिख देना है इसका। ये तीनों नेम हो गए। देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम में, अच्छा, वेसल और ट्रैकीड्स और जाइलम फाइबर ना, सॉरी जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर जाइलम फाइबर्स की जगह जाइलम ट्रैकीड्स भी दिया हुआ है, तो आपको वही लिखना है, ट्रैकीड्स। ये भी करेक्ट ही है ना, तो फाइबर्स भी आएगा बीच में, इसमें के फाइबर्स दिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो हो गए 4 हो गए जाइलम फाइबर्स, ट्रैकीड्स, है ना। 3 स्ट्रक्चर्स होती है वेसल की, और डायग्राम में आपको बुक में जो डायग्राम है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन द प्लांट, मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये हमने किया हुआ है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, है ना। दे फॉर्म ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, वेदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, फिर और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ही यही डिफरेंस है। और ये एक, अगर मान लो सेम टाइप की सेल है तो वो एक ही टाइप का एक ही फंक्शन करेगी, हर सेल का एक ही फंक्शन होगा। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ईच सेल हैज सम स्पेसिफिक फंक्शन, और वी कैन से these different cell coordinate to each other for a common function। मतलब कॉमन फंक्शन एक ही है, जैसे फूड का ट्रांसपोर्ट करना है फ्लोएम में, लेकिन जो सीव ट्यूब है उसको फिल्टर करेगी, कंपेनियन सेल है उसको सपोर्ट करेगी, पानी उसके साथ साथ फ्लो होगा, पैरेन्काइमा फ्लोएम को ग्रो करने में हेल्प करेगा, इस टाइप से। तो कोऑर्डिनेशन होता है और फिर एक कॉमन फंक्शन होता है। जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू में same type of all cells are of same type and perform each cell has same kind of function। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। आपको मेन जो डिफरेंस है वही लिखना है, सेम टाइप ऑफ सेल, कॉमन फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया। एग्जांपल भी देने का होता है डिफरेंस में हमेशा। नाउ
डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। पॉइंट मेंशन कर दिया है कि सेल वॉल के बेसिस पे ही आपको पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम सेल वॉल के पॉइंट के बेसिस पे करेंगे। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर थिन वॉल्ड, है, देयर इज नो डिपोजिशन, सो दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, इंटरसेल्युलर स्पेस इज लार्ज, है ना, ये हमने किया हुआ था। देन हम आते हैं कोलिनकाइमा पे। फिर कोलिनकाइमा में कहेंगे द एंगुलर पार्ट ऑफ द सेल्स, एंगुलर पार्ट ऑफ द कोलिनकाइमेटस सेल्स इज डिपॉजिटेड बाय पेक्टिन, है ना, सो इंटरसेल्युलर स्पेस इज लेस, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन ऑन ओनली कॉर्नर्स ऑफ द सेल। डायग्राम बना देना तीनों का, ठीक है, बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, आप अगर देखते हो तो पेज नंबर जो है वो 71 पे दिया हुआ है डायग्राम पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा का। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स which are cell wall of sclerenchymatous cell is completely coated with lignin, they become dead and intercellular space is absent। अब सेल वॉल के साथ ही इंटरसेल्युलर स्पेस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेल वॉल से रिलेटेड हो गया। सो इक्वेशन हो गया। देन फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा अभी हमने डिस्कस किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट लीफ सरफेस, ठीक है। Then diagrammatically show the difference between three types of muscle fiber, डिटेल में किया है हमने, तीनों टाइप की मसल्स के डायग्राम आपको डिस्कस करने हैं। अनस्ट्रेटेड मसल जो होती है वो स्पिंडल शेप होती है, टैपर्ड एट बोथ एंड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है ना, और जो स्ट्रेटेड होती है और कार्डियक होती है वो स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, जहाँ पर कार्डियक जो होती है वो ब्रांच्ड होती है और स्ट्रेटेड जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। कार्डियक यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और जो स्ट्रेटेड होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपको तीनों में डिफरेंस करना है। देन व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली कार्डियक मसल पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो 2 मार्क्स का इस पे शॉर्ट नोट बचता है। तो कार्डियक मसल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द लाइफ विदाउट एनी फटीग or without taking rest। Rhythmic contraction means there is a particular time limit for the contraction of muscles, and specifically these muscles are present in heart only, because there is a beat of heart which is performed in the duration of 1 minute, that means 80 or 82 beats per minute. So this is known as rhythmic contraction and it is important function of or specific function of cardiac muscle। Then differentiate between straightened and unstraightened cardiac muscle on the basis of structure and location in the body। स्ट्रक्चर के बेस पे अभी पहले भी क्वेश्चन हुआ था, लोकेशन आप इजीली कर सकते हो। द skeletal muscle or we can say unstraightened muscles are present or joined with the bones, whether straightened muscles or sorry हम उल्टा बोल रहे हैं, skeletal muscles are attached with the bone, smooth muscles are present in the outer covering of internal organs, है ना, like stomach, intestine etc। then another next जो है वो है cardiac muscle which is present in heart, है ना। तो लोकेशन के बेस पे डिफरेंस हो गया और स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंस। इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है और नेम में अनस्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड। तो स्ट्रेटेड जो है वो स्केलेटल है, स्मूथ जो है वो अनस्ट्रेटेड है, ठीक है। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूरॉन इज इंपॉर्टेंट। वेल लेबल डायग्राम जितने लेबल मैंने किए हैं बुक में उतने नहीं हैं, इसलिए जो लेबल मैंने किया है वैसे ही आपको करने हैं। बुक में सिर्फ न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है और नर्व एंडिंग है, ठीक है। तो न्यूक्लियस ही दिया हुआ है ना, तो आपको मैंने न्यूक्लियस शायद नहीं लिखा होगा, लेकिन जो मैंने सारे किए हैं श्वान सेल, फिर रेनवियर्स नोड, माइलिन शीथ, है ना, और एक्सॉन साइटोन को डिफरेंशिएट करके वो सारा आपको, फिर सिनेप्स, वो सारा आपको लेबलिंग में करना है। देन नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। अब देखो हमने ये जब एपिथेलियल टिश्यू किया था, ह्यूमन एपिथेलियल टिश्यू, वहाँ पर हमने किया था कि कौन से टिश्यूज जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं कहा, आपको याद नहीं हो, तो आप एपिथेलियल टिश्यू लिख सकते हो, लेकिन इसका जो आंसर है वो है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। हमने ये क्लासिफिकेशन में किया है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल, लंग्स, ये जो है यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। नहीं याद आता है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू लिखो, अदरवाइज स्पेसिफिक करना है तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देन नेम द टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। मसल टू बोन होता है टेंडन, ठीक है, और मसल टू मसल, सॉरी, बोन टू बोन होते हैं लिगामेंट। ये हमने डिस्कस किया था कि बोन और बोन जहां पर जॉइंट होती है वहां पर लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, तो आंसर आ गया फ्लोएम। फ्लोएम इज नोन एज फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स। देन कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। देन टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू, है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो स्किन, बिलो स्किन प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू, वो फैट का स्टोरेज करता है, ठीक है। देन कनेक्टिव टिश्यू विद टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन ब्रेन, दैट इज नर्वस टिश्यू। ओके, सो ये यहाँ तक इतना एक्सरसाइज हो गया। फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। कौन कौन से अब ऑर्गन के नेम दिए हुए, इसमें आपको टिश्यू के नाम बताए। जैसे स्किन, तो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और स्किन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू, वो पूरा वही लिखना है। ओके, देन यहाँ पर दिया हुआ है बार्क ऑफ ट्री, है ना, बार्क मतलब आउटर जो लेयर है वो भी एपिडर्मिस, है ना, जिसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। ओके, तो यहाँ पर इसका कोई डिफरेंट अगर, है ना, जैसे हाँ बार्क है तो कौन सा टिश्यू है, आउटर एपिथेलियल, सॉरी, एपिडर्मिस ऑफ प्लांट। फिर उसके बाद है बोन, तो कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फिर है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल मतलब, लाइनिंग मतलब लेयर, किडनी ट्यूब्यूल की लेयर किससे बनी हुई होगी, एपिथेलियम टिश्यू से। कौन सी एपिथेलियम टिश्यू है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। मेंशन करना है तो आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। एंड वेस्कुलर बंडल कौन सा टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देन नेम द रीजंस इन विच पेरेंकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पेरेंकाइमा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरेंकाइमा इज ग्राउंड टिश्यू ऑफ द प्लांट, है ना। तो ये तो प्लांट के ऑल ओवर द पार्ट एंड स्पेशली जो है वो अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो इसका जो हम पेरेंकाइमा का पढ़ेंगे वो आंसर आएगा, पेरेंकाइमा इज अ ग्राउंड टिश्यू ऑफ द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द प्लांट बॉडी, ठीक है। सो सिंपल एपिडर्मिस पे अगर मेंशन करना है तो एपिडर्मिस ऑफ प्लांट, और वी कैन से इट इज ग्राउंड टिश्यू ऑफ द प्लांट। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, वेयर प्रोटेक्टिव लेयर इज प्रेजेंट, है ना, वहां पर, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पेरेंकाइमा में, है ना, तो ये इसका आंसर होएगा। देन व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, प्लांट में हो या एनिमल में हो, एपिडर्मिस का क्या रोल होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर, प्रोटेक्टिव कवरिंग और प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन यहाँ पर जो है वो मेन इसका फंक्शन होगा एपिडर्मिस का, है ना। तो रोल ऑफ में प्रोटेक्शन आ गया। हाउ डज कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो कॉर्क का अभी हमने डिस्कस किया है। और लास्ट होता है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। दिस चार्ट कैन बी कंप्लीटेड easily with the chart which I have made in the earlier section. So in this way we have finished with the chapter completely. Now you read the chapter carefully, underline the points and make some important notes related with all tissues first, then you have your doubts related with this chapter. Okay, thank you.